वारदात, अपराध जगत की सच्ची कहानियां। ये घटना जुलाई 2021 तक की घटनाओं पर आधारित है। इतनी भीड़ है स्टेशन पे कि उस आदमी का चेहरा देख ही नहीं पाया। न जाने कौन था वो। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसने मेरी बाह में कोई नुकीली चीज चुभा दी हो। अमरेंद्र दादा, एक बार देखिए कहीं कुछ जख्म तो नहीं हुआ। हाँ, रुको देखता हूँ। अरे ये तो काला पड़ गया है, और देखो सुई के निशान जैसा लगता है। हाँ दादा, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो हमें आज सफर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए एक बार, क्योंकि नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। क्यों बेनोएंद्र दादा, आपको क्या लगता है, हमें रुकना चाहिए या सफर जारी रखें? अरे बानो बाला, काहे घबरा रही हो? और सुनो अमरेंद्र, घबराओ मत। इतनी सी बात के लिए अपनी यात्रा क्यों रद्द करोगे? अगर जरूरत पड़े तो पाकड़ू पहुंचकर दिखा लेना किसी डॉक्टर से। और क्या, सही कह रहे हो आप बेनोएंद्र भैया। दादा, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं देख सकती हूँ आपको काफी दर्द हो रहा है। अरे बनो भला, बिल्कुल परेशान मत हो। तेरा भैया बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगा। चलो पाकुड़ पहुंचते ही डॉक्टर को दिखाने चले, ठीक है? आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा, ये सुनकर कि यहाँ आपस में बात कर रहे 3 यात्रियों का आपस में भाई बहन का रिश्ता है, जो दरअसल कलकत्ता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पाकुड़ को जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सदियां क्यों न बीत जाएं, लेकिन कलकत्ता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हमेशा हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी ही रहती है, और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच धक्का मुक्की तो आम बात है। बस उसी धक्का मुक्की के बीच घटी एक छोटी सी घटना ने सभी को गहरे सदमे में छोड़ दिया। दरअसल ये कहानी कोई आजकल की नहीं, बल्कि आज से 87 साल पुरानी सन 1933 की है। मगर जब आप इस अनोखी कहानी से धीरे धीरे परिचित होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना से 4 साल पहले यानी 1929 में पाकुड़ जिले के बड़े नामी जमींदार प्रताप चंद्र पांडे का निधन हो गया। उनके दोनों पुत्र बेनोएंद्र चंद्र पांडे और अमरेंद्र पांडे अपनी पैतृक संपत्ति के बराबर के वारिस थे, मगर ये बात बेनोएंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सारी संपत्ति खुद के नाम करना चाहता था। बात उलझी हुई और भी थी उस समय, क्योंकि अमरेंद्र तब मात्र 16 वर्ष का था। स्पष्ट रूप से अमरेंद्र अपने अधिकार का दावा 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि बेनोएंद्र पांडे असल में अमरेंद्र का सौतेला भाई था। लालच के चक्कर में बेनोएंद्र सिर्फ और सिर्फ संपत्ति चाहता था। पिता के गुजर जाने के बाद बड़े भाई का कोई कर्तव्य नहीं निभाया उसने। परिवार के सदस्यों की माने तो बेनोएंद्र यहां तक कि अमरेंद्र के हिस्से की जमीन और जायदाद भी हड़पने की फिराक में था। लेकिन 18 साल यानी वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद पाकुड़ में अपने पैतृक संपत्ति पर अधिकार का दावा करने के लिए अमरेंद्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, और इसी सिलसिले में 26 नवंबर 1933 को वो अपनी बहन बना बोला के साथ हावड़ा से पाकुड़ जाने के लिए रवाना होने जा रहा था, जहां उसके कुछ दोस्त हावड़ा रेलवे स्टेशन तक उसे छोड़ने भी आए थे कि तभी अचानक एक दोस्त ने कहा, अमरेंद्र दादा, मैंने अभी अभी बेनोएंद्र भाई को यहाँ देखा। अच्छा, हो सकता है हमसे ही मिलने आए हो, लेकिन इत्तेफाक की बात है कल जब मैं थिएटर में था तब भी मुझे बेनोएंद्र भाई दिखे थे। दादा भाई, मुझे तो इनके इरादे कभी सही नहीं लगते। आप थोड़ा संभल कर ही रहना इनसे, वो शायद इसी ओर आ रहे हैं। और तभी उस वक्त बेनोएंद्र उनके सामने आ जाता है और अमरेंद्र से बात करता है। अरे अमरेंद्र, सुना आज तुम पाकड़ू के लिए निकल रहे हो? सोचा जाते जाते मिल लूं स्टेशन आके। हाँ बेनोएंद्र दादा, बस ट्रेन आने ही वाली है। अच्छा किया आप मिलने चले आए। इसी बातचीत के दौरान अचानक स्टेशन में ट्रेन आने पर भीड़ बढ़ गई, और एक छोटे कद का व्यक्ति मुंह को ढके अमरेंद्र के हाथों में सुई जैसी कोई चीज चुभा के एकदम गायब हो गया। भीड़ की वजह से उसका चेहरा कोई नहीं देख सका, पर सभी को इस घटना ने काफी चिंतित कर दिया। ट्रेन में बैठते वक्त अमरेंद्र को बाह में काफी दर्द महसूस हुआ, और तभी अमरेंद्र, उसकी बहन और बेनोएंद्र के बीच ये बातचीत हुई। चलिए सुनते हैं कि आगे ऐसा क्या हुआ जो इस दास्तान ने आगे जाकर एक असाधारण मोड़ ले लिया। इतनी भीड़ है स्टेशन पे कि उस आदमी का चेहरा देख ही नहीं पाया। न जाने कौन था वो। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसने मेरी बाह में कोई नुकीली चीज चुभा दी हो। अमरेंद्र दादा, एक बार देखिए कहीं कोई जख्म तो नहीं हुआ। हाँ, रुको देखता हूँ।
अरे ये तो काला पड़ गया है, और देखो सुई के निशान जैसा लगता है। हाँ दादा, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो हमें आज सफर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए एक बार, क्योंकि नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मगर बिनोयेंद्र नहीं चाहता था शायद, और तभी उसने अमरेंद्र से कहा, सुनो अमरेंद्र, घबराओ मत। इतनी सी बात के लिए अपनी यात्रा क्यों रद्द करोगे? अगर जरूरत पड़े तो पाकड़ू पहुंचकर दिखा लेना किसी डॉक्टर से। और क्या, सही कह रहे हैं आप बेनयंद भी। दादा, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं देख सकती हूँ आपको काफी दर्द हो रहा है। अरे बनो बला, बिल्कुल परेशान मत हो, तेरा भैया बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगा। चलो पाकुड़ पहुंचते ही डॉक्टर को दिखाने चलेंगे, ठीक है? अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि बिनोयेंद्र का उस दिन स्टेशन पर मौजूद होना महज एक इत्तेफाक नहीं था। पाकुड़ पहुंचने के बाद अमरेंद्र का स्वास्थ्य हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता चला गया, जिसके कारण उनका परिवार उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता वापस ले गया और फौरन पारिवारिक चिकित्सक को बुलाया गया, जहां डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर वाकई हैरान हो गए। डॉक्टर साहब, आप जल्दी ही कुछ कीजिए, अमरेंद्र बाबू की हालत बिगड़ती ही जा रही है। अरे इनका शरीर तो बुखार से तप रहा है, और दाहिने बाह में इतनी सूजन कैसे? हमें तुरंत इनको भर्ती करना होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपको ठीक लगे, बस इनकी तबीयत में सुधार आ जाए। डॉक्टर अपनी तरफ से अमरेंद्र को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे, और अगले ही दिन ब्लड कल्चर टेस्ट भी किया, पर जांच की रिपोर्ट आने के पहले ही दुर्भाग्यवश 3 दिसंबर 1933 की रात अमरेंद्र पांडे कोमा में चले गए, और अगले ही दिन उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने इस मौत को काफी संदिग्ध पाया। एक 20 वर्षीय नौजवान की अचानक मौत कैसे हो सकती है? मौत का असली कारण तो ब्लड जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चला। डॉक्टर ने मौत के कारण की पुष्टि करने के बाद ही अमरेंद्र के परिवार वालों को यह जानकारी दी। देखिए, हमें एक बेहद जरूरी जानकारी देनी है आपको। जी डॉक्टर साहब, कहिए। दरअसल हमारी टीम ने अमरेंद्र के ब्लड सैंपल की जांच होने भेजी थी। आज ही उसकी रिपोर्ट आई है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपके भाई के खून में प्लेग बीमारी के जीवाणु पाए गए हैं। क्या? मगर डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों के मुताबिक अमरेंद्र के खून में प्लेग बीमारी के जीवाणु पाए गए, और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि देश के कई हिस्से में तब भी प्लेग की महामारी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन कलकत्ता में उस समय कोई भी संक्रमित मामला नहीं बचा था। इसीलिए इस घटना ने सबके मन में दहशत फैला था। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले शुरू से ही अमरेंद्र के यूं अचानक मौत हो जाने पर संदेह जता रहे थे, और इस जानकारी के बाद तो उन्हें यकीन हो चुका था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है, और हो न हो बिनोयेंद्र का जरूर इन सब में हाथ है। आखिर शक हो भी क्यों ना, बिनोयेंद्र के इरादे कभी भी नेक नहीं थे। वो बेकार के शौक में धीरे धीरे अपने सारे पैसे उड़ा चुका था, और उसकी निगाहें अब अमरेंद्र की संपत्ति पर थीं। बिनोयेंद्र इससे पूर्व भी अमरेंद्र को जाने अनजाने नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था। इसी कारण अमरेंद्र के परिवार वालों ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और बिनोयेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस इस रहस्य की एक एक गुत्थी को सुलझाने में दिन रात एक कर चुकी थी। आपको बता दूं दोस्तों कि बिनोयेंद्र का लोभ सिर्फ अमरेंद्र की पैतृक संपत्ति तक ही सीमित नहीं था। चूंकि इनकी देवगढ़ में रहने वाली चाची रानी सूरजवती की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी में भी अमरेंद्र और बिनोयेंद्र ही थे। वो नहीं चाहता था कि अमरेंद्र कभी भी अपने हिस्से की संपत्ति पर दावा करे, और इसी मसले का हल निकालने के लिए उसने अपने दोस्त तारानाथ से मदद ली। और आगे आप खुद ही सुनिए कि कैसे दोनों दोस्तों ने मिलकर अमरेंद्र को रास्ते से हटाने का ऐसा अविश्वसनीय षड्यंत्र रचा जो यकीनन हमारी और आपकी सोच से परे है। और बिनोयेंद्र बाबू, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद। सब ठीक तो है? कहाँ कुछ ठीक है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, पर एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। दोस्त कहते हैं आप, फिर कैसी झिझक? एक बार बताइए तो, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार है हम। अरे वो मेरा छोटा भाई अमरेंद्र, मन तो करता है जान ले लूं उसकी, पर ये इतना आसान नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ है? छोटे बाबू ने क्या कर दिया? कल तक तो सिर्फ जायदाद में अपने हिस्से की बात कर रहा था, मगर आज तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया उसने अपने हिस्से का दावा ठोकने के लिए। और क्या भरोसा कल को देवघर वाली संपत्ति पर भी दावा ठोक दे। मैं ये हरगिज नहीं होने दे सकता। उसको हम जीवित नहीं छोड़ सकते, और इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है। सही कह रहे हैं आप बड़े बाबू,
मगर छोटे बाबू को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसमें समझना क्या है, हमें अमरेंद्र की हत्या करनी होगी, मगर इस तरह कि उसकी मौत प्राकृतिक लगे, ताकि सब इसको दुर्घटना मानकर एक दिन भूल जाएं। मगर इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। आप हुक्म तो करिए, मुझे करना क्या है? तुम्हें डॉक्टर बनने का नाटक करना होगा। चूंकि तुम लैब का काम जानते हो, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा तुम पे। और वक्त देखकर हमें किसी भी तरह मुंबई जाना होगा। सुना है वहाँ कई अस्पतालों में प्लेग की बीमारी पर डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। तुम तो जानते हो, ये बीमारी जिसको लग जाए उसकी मृत्यु निश्चित है। आपने क्या कमाल की योजना बनाई है विनोदेंद्र बाबू, मानना पड़ेगा। आगे की बात तो मैं समझ गया। तो सुना आपने, विनोदेंद्र इस हद तक गिर चुका था कि उसने तारानाथ के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत अमरेंद्र की हत्या को अंजाम देने की तैयारी की। इसी सिलसिले में ये दोनों कुछ दिनों के लिए मुंबई गए, जहां तारानाथ ने डॉक्टर होने का दिखावा किया और वहां के जाने माने अस्पताल में सिफारिश की कि उन्हें किसी दवा पर शोध करने के लिए प्लेग के कीटाणु की जरूरत है। मगर वो इस काम में असफल रहे। कुछ महीनों बाद वो दोबारा मुंबई गए और इस बार उन दोनों ने उस अस्पताल के शोधकर्ताओं को अपने पैसों के जाल में फंसाकर उन्हें आलीशान होटल में ठहराया। और इस मौके का फायदा उठाकर तारानाथ झूठी पहचान के साथ अस्पताल की लैब में दाखिल हुआ और वहां से प्लेग के कीटाणुओं को हासिल किया। और काम होते ही विनोदेंद्र और तारानाथ वहां से रातों रात गायब हो गए। ये मामला चूंकि उस समय के काफी बड़े जमींदार खानदान से संबंधित था, इसलिए पुलिस के ऊपर भी इस मामले को लेकर जल्द से जल्द जांच करने का दबाव बना हुआ था। और इस प्रकार कलकत्ता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक अनौपचारिक जांच आयोजित की गई, ताकि अपराधी कहीं सचेत न हो जाए। बहुत जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंच गई पुलिस और मुख्य आरोपी विनोदेंद्र सहित उसके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया। मगर अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने प्लेग के जीवाणुओं को अमरेंद्र के शरीर में आखिर कैसे इंजेक्ट किया। इसकी जानकारी तो पुलिस को जांच के दौरान तारानाथ और बाकी आरोपियों के दिए बयानों से पता चली। आप भी सुनिए तारानाथ ने अपने बयान में क्या जानकारी दी। प्लेग के जीवाणु को क्या तुमने इंजेक्ट किया अमरेंद्र के शरीर में? नहीं साहब, मैंने सिर्फ उस जीवाणु का इंतजाम करने में विनोदेंद्र बाबू की मदद की। तब किसने किया और कैसे? और याद रहे, पुलिस को फिर से गुमराह करने की कोशिश मत करना। नहीं साहब, अब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल हम मौके की तलाश में थे कि जब किसी भीड़ भाड़ वाली जगह अमरेंद्र बाबू मौजूद होंगे, तब हमारा एक आदमी भीड़ का फायदा उठाकर उनको सुई के जरिए प्लेग के कीटाणु उनके शरीर में इंजेक्ट करेगा। और इस घटना को अंजाम कब दिया तुम लोगों ने? जी साहब, 26 नवंबर के दिन हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जब अमरेंद्र बाबू पाकुड़ के लिए रवाना हो रहे थे। कोशिश तो एक दिन पहले भी की थी जब वो थिएटर में थे, मगर उस दिन हम नाकाम रहे। इस मामले में कलकत्ता पुलिस ने निसंदेह बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, वरना यह मामला हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बन के रह जाता। इस हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों यानी विनोदेंद्र पांडे और तारानाथ को अदालत ने दोषी ठहराया और मृत्यु दंड की सजा सुनाई। लेकिन ऊपरी अदालत ने फैसले को खारिज करते हुए दोषियों को काले पानी के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया। आपने आज तक बहुत से हत्याकांड सुने होंगे, मगर ये पूरे विश्व में जैविक हथियार द्वारा हत्या का शायद इकलौता और सबसे अनूठा मामला है। खासकर आज की इस महामारी के दौर में 1933 की यह दास्तान निश्चित रूप से आपको गहरी सोच में डाल देगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जायदाद के लोभ में अनेक से हत्या के मामले आए दिन सामने आते हैं, मगर इस मामले ने द्वेष और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मनुष्य अक्सर मोह माया में अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है, मगर हमें समझने की जरूरत है कि धन दौलत या संपत्ति की चाह में कितने भी मजबूर क्यों न हो जाएं, पर कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम अपने साथ कईयों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दें। और ना ही किसी को ऐसे रास्ते पर चलने के लिए उकसाना चाहिए, क्योंकि जुर्म करने और जुर्म के लिए उकसाने के बीच कोई अंतर नहीं होता। इसी कहानी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे फिर एक सनसनीखेज कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।